Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, many times net qualified also. I will teach you sociology in a very easy and interesting way. So let's get started. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरा नेट भी काफ़ी बार क्वालिफाई है। मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कानपुर यूनिवर्सिटी MA सेकेंड ईयर सोशोलॉजी का पेपर आपका है। पेपर नेम है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी। ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी। ये हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे इस पेपर को। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए जो क्लासिकल सोशोलॉजिकल थ्योरी का सिलेबस है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लेंगे। इसमें अगर हम ब्रीफ में बात करें तो आपको इसमें ज़्यादातर जो आपके मॉडर्न थिंकर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं रैडक्लिफ ब्राउन, मार्टिन और हर्बर्ट ब्लूमर, एंथनी गिडन्स, ये जितने भी आपके मॉडर्न थिंकर हैं, मार्क्स वगैरह, इन सब को आप इसमें पढ़ते हैं। तो ये जो भी क्वेश्चंस होंगे ये आपके सोशोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, MPPSC हो या फिर आपका बिहार एस्टेट हो या आपका UP हायर कमीशन हो, PGT हो और नेट हो, उन सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्वेश्चंस होंगे ये इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें आप देख लेंगे। ये पेपर कोड होता है, इसे आपको पेपर पे जो OMR मिलती है उस पर मेंशन करना होता है कि आपका आंसर बुकलेट नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज़ है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को अगर देखें तो 100 क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर में और जिसमें से आपको 75 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है और 25 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। ये पैटर्न है हमारा अकॉर्डिंग टू NEP, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके अंदर ये पैटर्न आया है। जो इवन सेमेस्टर्स होते हैं यानी कि सेकंड और फोर्थ PG में, उनमें ये पैटर्न रहता है। और जो ऑड सेमेस्टर्स होते हैं यानी कि फर्स्ट और थर्ड, उसमें जो पेपर पैटर्न होता है वो सब्जेक्टिव होता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, Who among of the following assumed that any society is composed of series of subsystems that differ in terms of both their structure and function, which have significance for the whole society? निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया है कि कोई भी समाज अपनी संरचना और प्रकार्य दोनों दृष्टियों से अलग अलग होने वाली उप प्रणालियों की ऐसी श्रृंखला से बना होता है जिसका समूचे समाज के लिए महत्व होता है? ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? ये स्टेटमेंट है आपका पार्सन्स का। ये पार्सन्स ने बोला है। इसका जो राइट आंसर होगा वो B होगा। तो आपको पता है कि जो पार्सन्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। तो आपके टालगट पार्सन्स, इन्होंने एजील मॉडल भी दिया था जिसमें इन्होंने एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी की बात की थी। वो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इनकी प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं करके आता है, वो भी पूछा जाता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दो प्रकार के संघर्ष, यथार्थवादी और अयथार्थवादी के बीच विभेद किया है? Who among of the following made the distinction between two types of conflict, namely realistic and non-realistic? तो इसमें से जो कौन सा थिंकर है जो आपके जो यथार्थवादी और अयथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक और नॉन रियलिस्टिक टाइप का कन्फ्लिक्ट बताता है? कन्फ्लिक्ट ये जो है ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट एक पर्सपेक्टिव है सोशोलॉजी में, जिसमें हम बात करते हैं संघर्षवादी विचारधारा की। जो मार्क्स थे उनका भी पर्सपेक्टिव यही था, वो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर थे। उन्होंने सोसाइटी में कहा कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट रहता है। जैसे वो दो ग्रुप्स बता रहे थे, बुर्जुआसी और प्रोलेटरिएट, और उसमें वो कहते हैं बुर्जुआ और सरहारा के बीच में संघर्ष चलता है और उसको मार्क्सवादी
भी उनको कह देते हैं। उसके अलावा ये कॉन्फ्लिक्ट थिंकर में आते थे। कॉन्फ्लिक्ट थिंकर में आपके जो मार्क्स के अलावा आपके डेरेंटॉफ हैं, आपके कोज़र हैं, कॉलिन्स हैं, ये सारे ही कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में आते हैं। तो ये जो स्पेसिफिकली आपका क्वेश्चन है जिसमें नॉन रियलिस्टिक और रियलिस्टिक की बात की गई है संघर्ष में, तो ये आपके कोज़र ने बोला है। तो ये कोज़र का जो ये क्लासिफिकेशन है वो कोज़र ने बताया है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया? दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है। Considering that conflict and conscience are that two sides of the same coin, who felt that handling both the faces was difficult? तो ये जो है कि संघर्ष और मतैक जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने बोला है? और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों की पहलुओं को संभालना जो है वो कठिन है। तो ये जो है ये आपके कार्ल मार्क्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका कार्ल मार्क्स का है। काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट और फेमस थिंकर हैं आपके कार्ल मार्क्स। आप इनके बारे में पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट है, किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है? हु हैज़ गिवन द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू? सरप्लस वैल्यू का जो थ्योरी है वो किसने दिया है? तो ये अभी जो हम देख रहे थे कार्ल मार्क्स का ही फेमस थ्योरी है। आपसे पूछता है क्लास स्ट्रगल की थ्योरी किसकी है, तो वो भी यही देते हैं। ये डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की भी बात करते हैं। क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। सरप्लस वैल्यू की थ्योरी देते हैं। सरप्लस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये कहते हैं ना कि दो क्लासेस होती हैं, बुर्जुआ और सर्वहारा, उनमें संघर्ष चलता रहता है। तो क्यों संघर्ष होता है? क्योंकि जो एक है वो एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करता रहता है, उसका शोषण करता रहता है। और जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप एक फैक्ट्री है, उसमें जो मज़दूर काम करते हैं उनका शोषण होता रहता है, इनका ये कहना था। और जो पूंजीपति वर्ग है या जो कैपिटलिस्टिक क्लास है वो उसका शोषण करता है। मतलब अगर वहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो अगर वो एक बना रहा है तो भी उसको उतना ही पैसा मिल रहा है, बट वो 4 बना रहा है तो भी उसको उतना ही पैसा मिल रहा है। तो उनका कहना ये था कि जो सरप्लस वैल्यू होता है उस पे जो लेबर होता है या जो आपका लोअर क्लास वाला जो आपका वर्कर है उसका हक होता है और उसको वो नहीं मिलता। जो को पूरा का पूरा सरप्लस वैल्यू है वो कौन रख लेता है? वो रख लेता है आपके पूंजीपति। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें तो ये कह सकते हैं कि जैसे कोई एक, मान लीजिए एक पेन बन रहा है, उसका कॉस्ट आ रहा है, बनने में उसका कॉस्ट आ रहा है 2 रुपये, लेकिन वो जो पेन है वो मार्केट में जाता है 10 रुपये का। तो वो जो वैल्यू है, जो बीच की वैल्यू है, वही वो सरप्लस अमाउंट है जो को पूरा का पूरा जो कौन रखता है? वो आपके पूंजीपति रखते हैं जी। लेकिन उसको क्योंकि काम उस पे किसने किया है? उसमें लेबर ने काम किया है, तो उसको भी मिलना चाहिए, मार्क्स का कहना था। तो यही है उनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। नेक्स्ट है, सामाजिक वर्ग का निर्धारक है। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ सोशल क्लासेस। सोशल क्लास का डिटर्मिनेंट कौन है? तो धन, व्यवसाय, जीवन पद्धति, वेल्थ, ऑक्यूपेशन और वे ऑफ लाइफ, ये सब आपकी सोशल जो क्लास है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। आपकी सामाजिक वर्ग में अगर हम निर्धारण करें तो हम धन के बेसिस पे कि वो किस क्लास को बिलोंग करेगा, वो अपर क्लास में आएगा या लोअर क्लास में आएगा, हम वेल्थ से समझ सकते हैं, उसके ऑक्यूपेशन से और उसका जो वे ऑफ लाइफ है उससे हम इन तीनों ही चीज़ें समझ सकते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाज की भूमिका व्यवस्था ही संरचना का आधार है? Who among of the following has said that role system of the society is the matrix of the structure? ये किसने बोला है? ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? तो ये जो है ये नाडल का स्टेटमेंट है। SF नाडल ने बोला है कि समाज की भूमिका व्यवस्था ही संरचना का आधार है। ये नाडल का स्टेटमेंट है। SF नाडल भी आपके इम्पॉर्टेंट थिंकर और मॉडर्न थिंकर में आते हैं, वेस्टर्न थिंकर में इम्पॉर्टेंट है ये। आप इन जो भी थिंकर्स आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी हमने कोज़र की बात की, हमने कार्ल मार्क्स की बात की, हमने पार्सन्स की बात की, आप इनकी बुक्स को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बुक्स एग्ज़ाम्स में आती हैं, जानते हैं। बुक्स क्रोनोलॉजी में भी आ जाती हैं। एक ही थिंकर की 4 बुक दे रखी हैं और उसकी
क्रोनोलॉजी आपसे पूछता है कि कौन सी बुक पहले आई कौन सी बाद में, या फिर कुछ बुक्स दे देगा और कुछ आपको ऑथर्स के नेम दे देगा उसमें मैचिंग के लिए, तो इस तरीके से आ जाता है। या फिर एक सिंगल बुक होगी उसका ऑथर आपसे पूछ लेगा। रेफरेंस ग्रुप रेफरेंस ग्रुप क्या है? प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, टर्शियरी ग्रुप है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। रेफरेंस ग्रुप जो होता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप की, तो ये कंसेप्ट किसका है? तो ये जो है इसके बारे में डिटेल मार्टिन बताते हैं। उसके अलावा ये कंसेप्ट दिया था हर्बर्ट हाइमन ने। ये हाइमन ने कंसेप्ट दिया था संदर्भ समूह का। हम समझ लेते हैं कि संदर्भ समूह होता क्या है। संदर्भ समूह होता है जैसे कि आप मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं, तो जो टीचर का एक ग्रुप होगा वो आपके लिए संदर्भ समूह होगा, वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप होगा। आप उसे ही रेफ़र करके उस तरह बनना चाहते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जो कोई डॉक्टर है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी उसकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप होगा। तो इसमें अगर हम कहें तो आपका प्राइमरी ग्रुप भी हो सकता है और सेकेंडरी ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इसमें अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रुप ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी जो है वो आपके फैमिली मेम्बर ही हो ज़्यादातर होता क्या है कि हम बाहर वाले लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो सेकेंडरी ग्रुप होना चाहिए, बट इसके आंसर के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोचर तथा गोचर के रूप में प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया है? हु हैज़ क्लासिफाइड फंक्शन एज लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन? तो फंक्शन को मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन में कौन बताता है? तो ये आपके R.K. मार्टिन थिंकर थे। उन्होंने मैनिफेस्ट फंक्शंस और लेटेंट फंक्शन की बात की है। उन्होंने ही फंक्शंस को दो इनमें क्लासिफाई किया है मार्टिन ने। ये मार्टिन का है, इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है आपका, ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उससे अपनी तुलना करता है। अ ग्रुप विच वन कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट एंड कंपेयर्स हिमसेल्फ विद। तो वो कौन सा ग्रुप होगा? तो वो आपका रेफरेंस ग्रुप होता है। आप उससे इम्पॉर्टेंट मानते हो और उससे ही अपना कंपैरिजन करते हो। अभी हमने समझा ना कि संदर्भ समूह क्या होता है। हम उसे बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं और उससे कहीं ना कहीं अपना कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया। आइडियोलॉजी ऑफ यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो बुक है इसके राइटर कौन है आपसे पूछा है। हु रोड द बुक आइडियोलॉजी ऑफ एंड यूटोपिया? ये कार्ल मैनहाइम की बुक है, इम्पॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम्स में आती है। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अनिवार्यता समन्वित संघ की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन? तो ये किसने बताया है? ये आपका कंसेप्ट है डेरेंडॉफ का। डेरेंडॉफ इसको बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। अनिवार्यता समन्वित संघ की जो अवधारणा है वो डेरेंडॉफ की है। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधीय के रूप में किया है? तो who has classified role as pivotal, sufficient relevant and peripheral in his theory of social structure? सो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये SF नाडेल जो हैं, SF नाडेल बताते हैं, जब वो सामाजिक संरचना का अपना सिद्धांत देते हैं तो उसमें वो भूमिका का वर्गीकरण जो है वो मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधीय के रूप में करते हैं। वो रोल को पाइवटल, सफिशिएंटली रेलिवेंट और पेरिफेरल बताते हैं। ये SF नाडेल ने बताया है। नेक्स्ट है, ये किसका विचार है कि क्रांति जो है वो इतिहास का इंजन है? क्रांति इतिहास का इंजन है। whose opinion was that revolutions are locomotives of history? revolutions यानी कि क्रांतियाँ, इतिहास का इंजन यानी कि locomotives of history, ये किसने बोला है? ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम्स में आता है। ये आपका मार्क्स का फेमस स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, वो कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्था के
अनुरक्षण में उनके योगदान के पदों में की जाती है। What is the theoretical approach in which societies are conceptualized as social system and particular features of social structure are explained in terms of their contribution to the maintenance of these system। तो ये एक बेसिकली आपका अप्रोच है, एक थियोरेटिकल अप्रोच यानी कि एक सैद्धांतिक उपागम है। इसके बारे में ये कौन से उपागम के बारे में बात करी जा रही है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। ये एक आपका अप्रोच है। जैसे आप जानते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में, हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं, तो ये आपका थियोरेटिकल अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है। जैसे कि आपका कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ऐसे ही ये आपका एक पर्सपेक्टिव है जिसमें क्या करते हैं हम, समाज जो है उसकी अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था के रूप में करते हैं। जो समाज है उसको हम कैसे उसकी अवधारणा बता रहे हैं, वहाँ पे एक सामाजिक व्यवस्था होती है और संरचना, समाज की एक संरचना भी है, एक स्ट्रक्चर भी है। उसमें जो एक विशिष्ट, हर एक समाज की संरचना में आप अलग अलग विशिष्ट लक्षण देखते हैं। अगर आप नॉर्दर्न सोसाइटी में देखते हैं तो अलग आपको लक्षण दिखाई देंगे, दूसरी सोसाइटी में आप देखेंगे तो अलग तरीके के लक्षण दिखाई देंगे। उसी के हिसाब से उन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में योगदान किया जाता है और उसी को ही ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपका बताता है। सोसाइटी में जो व्यवस्था है और जो संरचना है उसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू whom कल्चर इज हेल्ड टू एम्बॉडी principles which mirror essential features the human mind binary classificatory systems। निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव मन की आवश्यक विशेषताओं, द्विआधारी वर्गीकरण, विशेष व्यवस्थाओं को प्रतिबंधित करते हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये किसका है, तो बाइनरी अपोजिशन की बात या द्विआधारी वर्गीकरण की बात जो है वो आपके लेवी स्ट्रॉस करते हैं। लेवी स्ट्रॉस बाइनरी अपोजिशन की बात करते हैं। सिंपली अगर हम देखें तो ये ऑपोजिट की बात क्या है, दिन है तो उसका ऑपोजिट रात हो गया है, अगर ब्लैक है तो वाइट है, ऐसा ये बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट था। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस बताते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र के एक रूपांतर का समर्थन किया है। Who among of the following advocated a version of anthropology called comparative method? इसका राइट आंसर होगा आपका रैटक्लिफ ब्राउन। रैटक्लिफ ब्राउन इसका राइट आंसर होगा बी। इन्होंने तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र के एक रूपांतर का समर्थन किया है। ये जो रैटक्लिफ ब्राउन थे ये बेसिकली आपके एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो इन्होंने कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया था अपनी स्टडी में। नेक्स्ट है आपका, आर.के. मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर.के. मर्टन इज़ द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप? अगर हम रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं तो किस चीज़ को आर.के. मर्टन जो है उसका बेस बताते हैं संदर्भ समूह के निर्माण का? तो वो होता है आपका रिलेटिव डेप्रिवेशन, हिंदी में कहते हैं सापेक्ष वंचन। सापेक्ष वंचन होता क्या है या रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या है? रिलेटिव डेप्रिवेशन वो होता है जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 4 व्हीलर नहीं है, तो जिसके पास है तो आपको देख के उसको मन में आता है ना कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। तो वही चीज़ है रिलेटिव डेप्रिवेशन। जब हम किसी दूसरे को, जैसे कि हम किसी की तरह बनना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि मेरे पास भी ये चीज़ हो जाए, आपके पास जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप दूसरे इंसान को देखते हो, या मान लीजिए आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप उसको देखते हो। तो एक सापेक्ष वंचन की चीज़ होती है, आपके पास एक डेप्रिवेशन वाली फीलिंग है, इसीलिए वो आपका रेफरेंस ग्रुप बन रहा है।
संदर्भ समूह क्यों? क्योंकि आप उसी के जैसा बनना चाह रहे हो और कहीं ना कहीं उसमें लैग की फीलिंग महसूस कर रहे हो। वो चीज़ आपके पास होती तो आप ऐसा नहीं बनना चाह रहे हो, क्योंकि आपके पास वो चीज़ नहीं है इसलिए आप वैसा बनना चाह रहे हो। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन की बात होती है, हिंदी में कहते हैं उसको सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलकट पार्सन्स एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक व्यवस्था के बारे में टालकट पार्सन्स का जो बात करते हैं, वो विश्लेषण देते हैं, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो समस्थिति, यानी कि ये आपका होम्योस्टैटिस की बात करते हैं वो। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामाजिक संरचनाओं को पुनरावर्ती सूक्ष्म अन्योन क्रिया के प्रतिमान में आनुभाविक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? According to whom social structure may be translated empirically into patterns of repetitive micro interaction। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके रेंडॉल कॉलिंस का है। आर कॉलिंस, पूरा नाम इनका है रेंडॉल कॉलिंस, तो ये कॉलिंस का है। कोजर, कॉलिंस, ये सब आपके जो थिंकर हैं ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हैं। इन सब के ही जो बुक्स स्टेटमेंट है वो इम्पॉर्टेंट होंगे आपके। अगर आपके एग्ज़ाम में कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आ रहा है तो ये सारे ही थिंकर ऑलमोस्ट आते हैं। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो बुक है वो किसने लिखी है? वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो बुक है ये आपकी लेविस ए कोजर की है। ये कोजर की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है आपके कोजर, उनकी ही बुक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी हमने जितने भी थिंकर देखे तो आप उनकी जो बुक्स हैं उनको भी रीड आउट कर सकते हैं विद उनके जो पब्लिकेशंस ईयर हैं उसके साथ में। जितना एज मच आप याद कर सकते हैं उतने आप लर्न कर लेंगे। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आगे के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।